करे फॉर द होल वर्ल्ड। और जब इसी के लिए हमारे इस नए साल में लेट्स हैव दिस ड्रीम और आई वुड से दिस प्लेज कि हम नए साल में भारत को एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री की तरफ लेके जाए। और इसी के शुभारंभ में इस नए साल में मिनिमम 1000 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी एमसीएल करेगी और इसका शुभारंभ करेगी। अभी इसी शुभारंभ को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी कि अगर वो उनकी अभी तक की जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, उस पे हम एक ये लिखने के बोले कि अगर एक पिक्चर बनाना है तो पिक्चर नहीं बनेगा, वो सीरीज बनेगा। बिकॉज उनके लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बिहाफ पे उन्होंने एक इंस्पिरेशन हमारे सबके लिए क्रिएट किया है। और इससे आगे भी वो ये नहीं सोचते कि मैं ही खुद एक इंस्पिरेशन बनूं, वो ये सोचते हैं कि जितना भी एमसीएल के फैमिली मेंबर्स है, एक रिप्रेजेंटेटिव है हर तालुका हर गांव के लिए, वो भी एक इंस्पिरेशन क्रिएट करे फॉर द होल इंडिया। तो ऐसे ही एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर को मैं बोलूंगी कि वो ये वेबिनार आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू मंगेश सर, थैंक यू प्राची मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, जब भी हम लोग विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, तब हमेशा हम सिर्फ पैसों की बात करते हैं, आर्थिक परिस्थिति की बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए तब विकास या डेवलपमेंट होगा। लेकिन क्या ऐसा है कि किसी देश का जीडीपी या प्रति व्यक्ति का इनकम सबसे ज्यादा है दुनिया में और वो दुनिया का सबसे डेवलप्ड ऐसा नेशन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है, ऐसे कौन से चीजें हैं कि जिसके बेसिस पे दो देशों में कितनी डेवलपमेंट हुई है इसका कंपैरिजन होता है? और वो चीज है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ दोस्तों, और उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एंगल है वो है हेल्थ, कि आपके यहां लोगों की हेल्थ कैसी है। उसके साथ दूसरी चीज है जो डेवलपमेंट विकास में इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन, कि आपके लोगों में एजुकेशन कैसा है और लोग कितने पढ़े लिखे हैं। और ऑफ कोर्स तीसरा जो है वो इनकम। लेकिन इसके आगे भी जाके अभी अगर डेवलपमेंट को सही तरह से देखना है तो एक दूसरा इंडेक्स सामने है जो जिसका बहुत ज्यादा उपयोग आज की तारीख में हम लोग कर रहे हैं, और वो है ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स। यानी आपके देश में, आपके इलाके में, आपके जगह पे लोग कितने खुश है। क्योंकि लोग तभी ज्यादा खुश होते हैं जब शारीरिक स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो इसमें आती है। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी जब ऐसी परिस्थिति होती है हैप्पीनेस, लोग आपके यहाँ ज्यादा खुश होते हैं, तो आपके देश की, आपके लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे देश अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हेल्थ है, इस हेल्थ के कई सारे डेफिनेशंस है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे बेस्ट टाइम वो कब था जब आप खुश थे, तो जवाब यही होगा कि आप तब सबसे ज्यादा खुश थे जब आपके शरीर में, आपके बदन में ये फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका सबसे बेहतर था, सबसे अच्छा था दोस्तों। और ये स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर बहुत मेहनत करके आप कुछ हासिल करते हो जिंदगी में, लेकिन उसे अवगत करने, उसका अनुभव लेने के लिए अगर आप कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते, अगर आप कुछ खा नहीं सकते, अगर आपकी शारीरिक परिस्थिति ऐसी है कि जो चीजें करनी चाहिए वो आप नहीं कर सकते, तो ये पूरी चीजों का कुछ फायदा नहीं होता। आप जो जिंदगी जीना चाहते हैं वो अगर जी नहीं पाते, तो इस पूरी चीज, ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होता। तो जो भी कुछ करे उसके साथ हमें अपने आरोग्य, हमारा जो स्वास्थ्य है उसके बारे में, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। और ये हेल्थ, ये स्वास्थ्य की क्या डेफिनेशन है?
पूरे दुनिया में एक 1948 से आई एक डेफिनेशन है जो पूरी दुनिया में आज भी प्रचलित है। ये डेफिनेशन ये है कि आपका अच्छा स्वास्थ्य होना, इसका मतलब आपके बदन में, आपके शरीर में कोई बीमारी का ना होना इतना ही नहीं है, तो आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से वेलबींग अच्छे हो, तो वो है स्वास्थ्य। लेकिन इसके भी आगे जाके अभी एक डेफिनेशन बहुत बढ़ गई है। वो क्या है? क्यों चाहिए स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है? तो वो ये है कि आपका जो शरीर है ये एक रिसोर्स है। ये रिसोर्स है आपकी जिंदगी जीने के लिए। तो इस रिसोर्स को डेवलप करें ताकि आप बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन क्या इस जीने का मकसद सिर्फ जिंदगी जीना होता है? नहीं, इस जिंदगी का मकसद कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना होता है। तो अगर आपको अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है, तो भी आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो स्वास्थ्य की बात हम लोग करते हैं, ये स्वास्थ्य इन सभी पहलू में इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है दोस्तों। और इस स्वास्थ्य की कई सारे पहलू है, और इसी पहलू को लेके इसके कई सारे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। सबसे जो पहला प्रकार है जिसके बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, जो भी हेल्थ केयर पॉलिसीज होती है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट्स क्या करती है, कौन क्या करता है, वो सभी फोकस किस पे करते हैं? तो शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर। और इसी को लेके बहुत सारे दुनिया में इंडिकेटर्स है, सब काम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा और एक स्वास्थ्य है, वो है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य। जो व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य जिसका अच्छा होता है, वो अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझता है। चाहे उसके जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, चैलेंजेस आए, लेकिन वो अपना कंट्रीब्यूशन, अब जिस तरह से वो जी रहा है, जिस तरह से वो काम कर रहा है, वो काम की कैपेबिलिटी कभी कभी नहीं करता, और अपने कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए वो भी कम नहीं करता, हमेशा अपने उस काम के ऊपर डटे रहता है। तीसरा जो हेल्थ का प्रकार है वो सोशल हेल्थ, यानी सामाजिक स्वास्थ्य है। सामाजिक स्वास्थ्य यानी आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, उस जगह के जो आजू बाजू के लोग हैं, इनके साथ आप कैसे घुल मिल रहे हो, कैसे वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे आप सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हो। इसके आगे की जो हेल्थ है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी आप कितने शांति से रहते हो, यानी जीवन में उतार चढ़ाव तो स्वाभाविक है, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लम्स आपको उकसाने वाले प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन किस तरह आप अपने ऊपर, आपका जो भरोसा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको आप वैसे ही रखते हो। किस तरह से आप अपने भविष्य के बारे में जो योजना बनाए आपकी है, उस भविष्य के बारे में कैसे होपफुल रहते हो, वो आता है स्पिरिचुअल हेल्थ में। दोस्तों, आगे जो हेल्थ है वो है ऑफ कोर्स फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ यानी आर्थिक स्वास्थ्य। और आर्थिक स्थिति के बारे में भी बहुत सारे लोग आपके पूछते हैं कि आपकी आर्थिक परिस्थिति या आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है। दोस्तों, आर्थिक स्वास्थ्य यानी वो स्वास्थ्य कि जहां आपके पास रेगुलर एक इनकम का सोर्स है, आप अच्छी तरह से रेगुलर इनकम का कमा रहे हो, आपके जो भी खर्चे हैं महीने के, उसके लिए आपने अच्छी तरह से बंदोबस्त करके रखा है। अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसे का क्या स्रोत रहेगा, ये भी आपको पता है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी को निपटने के लिए भी आपके पास कोई रिजर्व है। अगर ये सब कुछ आपके पास है तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ, आपका आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा है। और एक स्वास्थ्य है जो है इमोशनल हेल्थ, यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य, बहुत बार हम लोग अपने जो भावनाएं हैं उनके अंडर, हम उनके कंट्रोल में जाते हैं और जो चीज नहीं करनी चाहिए वो करते हैं। तो जिनका ये इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनके विचार, उनके वर्तन और उनके जो भावनाएं हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और वैसे ही उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज है, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर रिसोर्सेज का हम लोग मैक्सिमम डेवलपमेंट करें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे लोग
जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो सबसे बेस्ट हो, बेहतर हो। और अगर लोगों को अच्छा रखना है, लोगों का मैक्सिमम विकास करना है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए वो करे, ऐसा हमें लगता है, तो ये सभी तरह की जो स्वास्थ्य है वो उनके अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, हेल्थ एक ऐसी चीज है कि जो जिसे हम हमेशा ग्रांटेड लेते हैं, हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं, हम हमेशा हम लोग अंदर नजरअंदाज करते, तब तक करते जब तक वो बीमार नहीं होता। हम लोग स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं। हम लोग कोई कार भी लेते हैं, अगर कोई छोटी सी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी लेते हैं, तो भी हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर गाड़ी ली तो उसका मेंटेनेंस करना चाहिए, गाड़ी ली तो सर्विसिंग करनी चाहिए। अगर बहुत जगह से गाड़ी एक जगह पे बैठी है तो उसको थोड़ा सा 1 घंटा तो चलाना चाहिए ताकि उसकी बैटरी डाउन ना हो। अगर आप इतना सब सोचते हो तो सोचिए, आपकी जो बॉडी है उसमें 50 ट्रिलियन सेल्स है, 50 खरब सेल्स, इससे बनी है ये पूरी व्यवस्था। और इस व्यवस्था में इतनी ताकत है आपके बदन में, हमारे पूरे जो शरीर हमें कुदरत ने दिया है उसमें इतनी ताकत है कि अगर आप सोचे तो कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी भी बीमारी से आप निकल सकते हो। आपके मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा हो तो आप जो सोचोगे जिंदगी में करना है वो आप कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी और ऐसे गोल्डन एज में आज हम लोग रह रहे हैं कि आज आप जो भी सोचो वो आज आप पा सकते हो, कर सकते हो। तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट ये सब चीज है तो उसका ख्याल हमें जरूर रखना है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हर घंटा कुछ ना कुछ, हर दिन 1 घंटा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन ऐसा करें कि जैसे आपके लंग में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हो। और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए कि जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट कम से कम डबल हो, ताकि आपका हार्ट मजबूत हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम से। हमारे यहाँ या किसी भी देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम होती है, यानी स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाला जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट हेल्थ केयर, यानी कोई भी बीमारी हुई, कोई भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हुआ तो उसको ठीक करने का ठीक करने की एक व्यवस्था हो सकती है। और दूसरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी वो कुछ बीमारी हो ही ना, डायबिटीज होना नहीं चाहिए, हार्ट ब्लड प्रेशर होना नहीं चाहिए, हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अभी हमारे भारत में ये जो सिस्टम्स है, ये 2 प्रकार के सिस्टम जो ये दोनों चीज प्रोवाइड करती है, क्यूरेटिव ऑल्सो एंड प्रिवेंटिव ऑल्सो। सो एक जो व्यवस्था है वो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, और दूसरी जो है वो ऑफ कोर्स प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। ये जो सार्वजनिक व्यवस्था है ये 3 टायर की व्यवस्था है पूरे हमारे देश में। ये जो सार्वजनिक स्वरूप में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी म्युनिसिपैलिटी आपको स्वास्थ्य के बारे में जो भी व्यवस्था की उन्होंने की है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया है, वो 3 टायर का हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला जो टायर है उसे वो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, लेकिन उस प्राथमिक आरोग्य के नीचे जो सबसे पहली जो चीज है वो है सब सेंटर। हर 5000 पॉपुलेशन के पीछे एक सब सेंटर चाहिए, ऐसा कानून हमने बनाया है। और जहां पहाड़ी इलाका है, जहां लोग कम्युनिकेशन में बहुत डिफिकल्ट है, वहां 3000 लोग भी रहे तो वहां एक सब सेंटर चाहिए, ऐसा कानून है। और इस तरह से सभी जगह ऐसे सब सेंटर बने हुए हैं। इसका पूरा खर्चा, ये पूरा मेंटेनेंस राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट जो है प्राथमिक आरोग्य केंद्र। प्राथमिक आरोग्य केंद्र यानी हर 30,000 लोगों के पीछे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र होता है। और जहां ये पहाड़ी इलाका है, डिफिकल्ट एरिया है, वहां 20,000 लोगों के पीछे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र होता है, जहां डॉक्टर, नर्सेस, ये सभी विशेषज्ञ होते हैं। और ये पहला ऐसा रेफरल सेंटर होता है। दूसरा जो रेफरल सेंटर है इसके आगे, उसका नाम है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसको कम्युनिटी हॉस्पिटल, ग्रामीण रुग्णालय, ये भी सब कहा जाता है। दोस्तों, हर तहसील के लेवल पे ये एक हॉस्पिटल होता है। और ये लगभग 80,000 से लेके 1,20,000 इतनी जो पॉपुलेशन है उसके पीछे एक ऐसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, ऐसा हमारा कानून है। और उसके तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और
ये सेकंड स्तर है। और थर्ड जो रचना है वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला रुग्णालय। जिला रुग्णालय आपके जिले का सबसे इंपॉर्टेंट यानी वो त्रिस्तरीय रचने का सबसे ऊपर वाला वो हिस्सा है। और इसमें बहुत सारी स्पेशलिटी होती है, बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर होते हैं। लगभग 75 यानी 100 से लेके 500 बेडेड हॉस्पिटल होता है। अपने जिले में कितनी जरूरत है, कितनी शाखाओं की जरूरत है, उस हिसाब से उस जिला रुग्णालय का विकास या उसका डेवलपमेंट होता है। दोस्तों इसके अलावा एक हर राज्य में, देश में मेडिकल कॉलेजेस होते हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। मेडिकल कॉलेजेस एक्चुअली जहां डॉक्टर तो बनते ही है, लेकिन वो रिसर्च भी करते हैं। यानी अगर कोई नई बीमारी आती है तो क्यों आती है, कैसे आती है, क्या उसका कारण है। अगर कोई नई दवाई आती है, अगर कोई नई कोई ऐसी पद्धति, उपचार पद्धति हमें डेवलप करनी है, तो ये सभी काम इस मेडिकल कॉलेजेस में और रिसर्च इंस्टीट्यूट में होते हैं, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार करती है। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है हमारे देश में जहां तो पूरे भारत से ही नहीं तो बाहर से भी लोग आते हैं। वैसे ही एक इंस्टीट्यूट है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां सबसे ज्यादा हेल्थ केयर की सबसे ज्यादा ब्रांचेस, स्पेशलिटी वह है। दोस्तों ये सब हमने देखा, शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी भी है, एक कुछ ऐसे लोग भी है जो आज की तारीख में हमारे देश के लोगों को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधा का ख्याल रखते हैं, सबसे ज्यादा लोगों के करीब होते हैं। और जब लोगों के पास जो भी ऐसी कोई बीमारी होती है, कुछ होता है, तो ये पहले होते हैं जब उनके पास खड़े होते हैं, और वो है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ वर्कर यानी क्या? तो अगर आप जिस गांव से है, उस गांव में से कोई एक ऐसी महिला होगी जो इस कार्य करता है, एक वॉलंटियरिंग करती है, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी राज्य शासन, केंद्र शासन देती है। और ये अपने लोगों का ख्याल रखने में, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखने में बहुत अहम भूमिका करती है। और ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज कोई है, अगर कोई व्यक्ति कोई है, तो वो है आशा वर्कर। दोस्तों आशा जो मुझे आई एम श्योर कि आप सभी को पता है, आशा उनका फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आशा वर्कर हर गांव में एक होती है। हमारे देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, लगभग 6 लाख गांव है, और हमारे यहाँ 9 लाख आशा वर्कर है। तो ये 6 लाख आशा वर्कर आज 6 लाख गांव में है, और लगभग 3 लाख आशा वर्कर ये अर्बन एरिया में यानी शहरी भागों, नागरी भाग में भी है। और ये आशा वर्कर इस तरह से काम करती है, जब आप इनके पास रहोगे, काम करोगे, तो आपको पता चलेगा। ये आशा वर्कर आप अपने गांव के लगभग सभी को जानती। किस लड़की की शादी होके वो दूसरे गांव में गई है, कौन शादी होके यहाँ आई है, किसके घर में बच्चा कितवी में अभी गया है, उसको क्या बीमारी है, अपने गांव की पूरा ठिकाना इनके पास होता है। और इस तरह से वो लोगों के साथ काम करते हैं कि वो बहुत सारे फैमिलीज, परिवार का तो हिस्सा बन जाती है। और इन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है। यानी आप सोच नहीं सकते कि महाराष्ट्र में ये जो अभी सैलरी, आशा वर्क सैलरी भी नहीं बोलते इनको, सैलरी भी इनको मानधन बोलते हैं। तो मानधन उनको 1600 रुपए, 1800 रुपए पे ये आज उनको मिल रहा है। 3000 उनका होना चाहिए, ऐसा भी और चल रहा है, शायद वो होगा भी। लेकिन सोचिए इतना सब काम इतने कम पैसे में सब करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इन पैसों से भी ज्यादा बहुत एक चीज उनको मिलती है, और वो है खुशी। जिस तरह से लोगों को ये सब हेल्प करते हैं, जिस तरह से उनका प्यार मोहब्बत इनको मिलता है, तो मुझे लगता है बहुत 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 ज्यादा है पैसों से। लेकिन इसके भी आगे जाके मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक हम, भारत सरकार ने, हमारे राज्य सरकार ने, या हम देश ने स्वास्थ्य को लेकर जो भी काम किया है, जो भी अचीवमेंट हम लोगों ने की है, वो सभी अचीवमेंट हम लोगों ने इसीलिए की है बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ वर्कर्स। अगर हमने पोलियो का निर्मूलन किया है, अगर हमने आज इम्यूनाइजेशन में, हम जो लसीकरण का जो हमारा प्रोग्राम है उससे अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई भी काम हम लोग करना चाहते हैं। अभी हमने कोरोना में भी देखा, सबसे ज्यादा बहुत बार तो इनके पास वो प्रोटेक्शन के मेजर भी नहीं होते। हमने देखा कि उनकी सैलरी और सब कितना कम होता है, फिर भी वो जिस तरह से काम करते हैं, हमने जो भी पढ़ा अभी हासिल किए, वो सब इनके बदौलत ही किए। दोस्तों ऐसे ही हर गांव में या 1-2 गांव के लिए एक ऐसी एक दादी भी होती है जिनको दाई कहते हैं।
और ये दाई वहां गांव में कोई भी इमरजेंसी डिलीवरी अगर करनी है तो उसके लिए वो उसको ट्रेनिंग भी देती है गवर्नमेंट, और उनको भी काफी सारा अच्छा अनुभव होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो पूरे स्वास्थ्य के सब सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देती है, वो है आंगनवाड़ी सेविका। आंगनवाड़ी सेविका यानी जो बच्चे स्कूल के पहले आंगनवाड़ी में जाते हैं, वो आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, तो बच्चे और उसकी माँ दोनों के लिए काम करते हैं। अगर आपको किसी भी देश का स्वास्थ्य कितना अच्छा है ये अगर आपको देखना है, तो आपको वहां की माँ और वहां के बच्चे उनकी सेहत क्या है, सिर्फ इसके ऊपर सभी इंडिकेटर्स है। पूरी दुनिया में सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके देश में, आपके गांव में, आपके जगह पे आप माताओं की और उनके बच्चों का कैसा ख्याल रखते हैं और उनकी सेहत कैसी है। अगर उनकी सेहत सही है तो पूरे देश की सेहत अच्छी है, और उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए ये आंगनवाड़ी सेविका का बहुत 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 बड़ा योगदान है। दोस्तों, ये सभी तरह के काम करते हैं, होम विजिट से लेके फर्स्ट एड से लेके कई सारी बीमारियों में तो जाके घर जाके दवा देने का काम, ऐसे बहुत सारा काम ये करती है। ये एडवाइजर होती है, कभी एजुकेटर होती है, कभी ट्रेनर होती है। ये ऐसा करके भी गांव गांव की घर घर की स्वास्थ्य बढ़ाने का काम कर रही है। अभी ये जो बीमारियां हम लोग ठीक करते हैं, ये जो स्वास्थ्य का हम लोग ख्याल रखते हैं, तो कई सारी उपचार पद्धति है जिसका इस्तेमाल होता है जो हम लोग देखते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित उपचार पद्धति अगर कोई है तो वह है एलोपैथी। एलोपैथी 19वें शतक में यानी लगभग 200 साल पहले से इस पैथी की शुरुआत हुई। इसीलिए इसको मॉडर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, साइंस बेस्ड मेडिसिन या साइंटिफिक मेडिसिन भी कहा जाता है। और इसका जो मूलभूत आधार है, जो इसका क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल है, वो ये प्रिंसिपल है कि अगर आपके बदन में कुछ ऐसा लक्षण है या ऐसी कुछ बीमारी हो रही है, तो उसके ऐसे ड्रग के साथ, दवाई के साथ ठीक करना, ऐसे केमिकल के साथ ठीक करना जो केमिकल आपके बदन में जाके एग्जैक्टली अपोजिट काम करे। तो अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आपको ऐसी दवा दी जाएगी जो अल्कलिनिटी कम करेगी। तो इसीलिए एलोपैथी की जो भी आप दवा लोगे ज्यादा, तो उसका खुद का एक इफेक्ट होता ही है कंपल्सरी। लेकिन एलोपैथिक एक साइंटिफिक पद्धति है। इसमें अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसका पूरी तरह से पढ़ाई की जाती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, पूरी तरह से डिटेल उस पर रिसर्च होता है। अगर कोई दवाई भी वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो दवा भी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, कितने टाइम में काम करेगी, उस दवा के कितने इफेक्ट है, कितने साइड इफेक्ट है, ये पूरी पढ़ाई इसके बारे में होती है। और उसके बाद बहुत सारे ट्रायल होते हैं और उसके बाद वो फिर लोगों को दी जाती है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट जो पैथी है वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी यानी उनका आधार यह है कि अगर कोई चीज, अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई दवाई अच्छे आदमी में, अगर कोई एकदम स्वास्थ्य अच्छा आदमी है, उसको अगर हम लोग वो दवा दे और अगर उसमें वो बीमारी के लक्षण आए, अगर कोई दवा किसी अच्छे आदमी को दे और उसमें कुछ बीमारी के लक्षण आए, तो वही दवा ऐसे बीमार आदमी में, व्यक्ति में जहां वो बीमारी के लक्षण है, उसको ठीक करती है। तो इस आधार, इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है। 1800 शतक में इसकी शुरुआत हुई, अमेरिका में शुरुआत हुई। आगे के 100-150 साल ये बहुत ही वहां पॉपुलर थी। अभी भी बहुत जगह पे इसके ऊपर काम करते हैं और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन दुनिया में अगर सबसे पुरानी कोई पैथी है, सबसे पुराने अगर कोई उपचार पद्धति है, तो वो है आयुर्वेदा। दोस्तों, हमने देखा कि एलोपैथी 200 साल पुरानी है, होम्योपैथी 300 साल पुरानी है, आयुर्वेदा 3500 साल से चलती आ रही है। हम लोग अभी 21वें शतक में, तो ये 2100 साल, और ये वैदिक पीरियड से भी पहले है। तो वैदिक पीरियड चालू कब हुआ? तो ये जब कॉमन एरा चालू हुआ उसके पहले 1500 साल पहले, तो 3500 सालों से ये चलती आ रही है। और इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो आधार है, वो ये है कि पूरी दुनिया जो जो जिस पंच तत्व से बनी है, 5 तत्व में, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, तो ये 5 तत्वों से ये जो पूरी दुनिया बनी, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। तो अगर आपके शरीर में कुछ बीमारी है तो इस चीजों का कुछ इम्बैलेंस है।
तो आपके इस इम्बैलेंस को सही करना ये आयुर्वेदा का काम होता है। और उसमें वो ड्रग दवाई, उससे भी महत्वपूर्ण होता है आहार, उससे भी महत्वपूर्ण होता है योगा, मेडिटेशन, मसाज और ऑफ कोर्स मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन यानी क्या? तो आपकी दवाई के ऊपर दूसरी कोई वनस्पति आएगी और वो काम करेगी। और मैं समझता हूं कि अब आज की तारीख में आप देखोगे तो हर देश में बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं। आयुर्वेदा ये भारत ने पूरे संसार को दी हुई एक बहुत बड़ी देनगी है, ये बहुत बड़ा उपहार है। इसके अलावा प्राइवेट जो सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर में हम लोग अगर शुरुआत करें तो वहां प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं। ये प्राइवेट क्लिनिक कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी पैथी के हो सकते हैं। और ये जो 3 पैथी हम लोगों ने देखी, उसके अलावा कई सारी छोटी पैथी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये अभी टाइम नहीं उसके बारे में सब बताने का। लेकिन बहुत सारी अलग अलग उपचार पद्धति भी है जो लोग फॉलो करते हैं। ऐसे अलग अलग उपचार पद्धति लेके कई सारे प्राइवेट क्लिनिक है जो गांव में, कस्बे में, हमारे शहरों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो ट्रीटमेंट का काम करते हैं। और आज के तारीख में तो बहुत सारी प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई है। यानी आप हर महीने कुछ किस्त दो और आपका जो भी मेडिकल का खर्चा होगा वो एक कंपनी संभाल लेगी। तो प्राइवेट कंपनियां भी होती है जिसको हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां, यानी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर आप काम करते हो तो वो कंपनियां अपने सभी जो काम करते हैं उन लोगों के लिए ये इंश्योरेंस स्कीम देती है। इसके अलावा अगर पैथोलॉजी की बात करें तो मुझे लगता है कि पैथोलॉजी लैब तो हम लोग सिर्फ प्राइवेट ही सोचते हैं। किसी ने भी कुछ कहा कि अगर आपको ये जांच करवानी है, खून की, पेशाब की, जो भी है, तो बस हम लोग प्राइवेट में ही जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है जो प्राइवेट में है। लेकिन अभी कुछ चीजें, अभी ये शायद ये चीजें आपने अपने जानी होगी या आपने कभी पढ़ी होगी, आपको मालूम होगी। लेकिन ऐसे अभी कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा जो चीज आपको आश्चर्यचकित करेगी। सबसे पहले, भारत दुनिया में ऐसा देश है जो स्वास्थ्य के ऊपर सबसे कम खर्चा करता है। यानी दुनिया के 4 जो देश है जो सबसे कम खर्चा करते हैं उसमें से एक भारत है। हमारा जो राष्ट्रीय उत्पन्न है, हमारा जो जीडीपी है, उसका सिर्फ 1% खर्चा हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर करते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, तो पिछले 10 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने हमेशा उतना ही खर्च किया। पिछले 10 सालों में हमने हमेशा अपना जो भी राष्ट्रीय उत्पन्न रहा है, जो भी जीडीपी रहा है, उस जीडीपी के सिर्फ 1% खर्चा किया। अभी देखिए अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जो बाकी के भी देश है, एशियन कंट्रीज है। एक तो उनके यहाँ लोग कम हैं, बाकी के देशों में उनके आमदनी अपने से जीडीपी उस प्रोपोर्शन में ज्यादा है और वो ज्यादा प्रोपोर्शन वहां खर्च करते हैं। लेकिन ये भी खर्चा जो है, ये हेल्थ, ये स्वास्थ्य जो है, वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट भी है और मेनली स्टेट का, राज्य का सब्जेक्ट है। तो राज्य के, तो इसलिए जो भी स्पेंडिंग होती है, जो भी खर्चा आज की तारीख में इस स्वास्थ्य के ऊपर होता है, लगभग 70 से 80% जो खर्चा है वो स्टेट करती है, वो राज्य सरकार करती है, और बाकी का 20 से 30% ही सेंट्रल से होता है, क्योंकि ये मेन स्टेट का, राज्य सरकार का विषय है। और आप योजनाओं भी देखोगे तो बहुत सारी राज्य सरकार की अपनी अपनी योजनाएं होती है अपने अपने राज्यों में। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत दुनिया में एक ऐसा देश है कि जहां आज की तारीख में जो भी स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा होता है, हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है, 80% खर्चा लोग अपनी जेब से करते हैं। बाकी के देशों में ऐसा नहीं होता। यानी पूरे स्वास्थ्य के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, घरेलू लोग अपने घरेलू इनकम से करें, और सरकार जब करती है, इसका जो प्रोपोर्शन है ये बाकी के देशों में बहुत अलग है। बाकी के देशों में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% जो खर्चा है वो सरकार करती है। यानी आपको इसमें जो भी काम, यानी जांच करना, दवाई लेना, बाकी सब कुछ, ट्रीटमेंट तो ऑफकोर्स है, हॉस्पिटलाइज होना, इन सभी जो भी खर्चा होता है उसमें 50% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट और उनकी सब व्यवस्था करते हैं। और हमारे यहाँ 27% सिर्फ होता है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ लोग अपनी जेब से करते हैं। और सबसे ज्यादा खर्चा लोगों का किसमें होता है? तो फार्मास्यूटिकल,
यानी दवाई, अभी हमने देखा कि कोरोना में तो दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब चीजों में, हॉस्पिटल का एडमिशन, उसमें लगभग 22% जो खर्चा है वो होता है। मेडिकल और डायग्नोस्टिक यानी जो जांच वगैरह हम लोग करते हैं उसमें लगभग 10%, 10% खर्चा लोगों का उसमें जाता है। और आप सोच नहीं सकते, लेकिन जो इमरजेंसी की जो प्रॉब्लम है ना, जो इमरजेंसी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, यहाँ से वहां जाना पड़ता है या बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें लगभग लोगों का 6 से 7% इतना खर्चा होता है। दोस्तों, ये सुन के आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग भले ही जीडीपी का बहुत कम खर्चा कर रहे हो, लेकिन आज की तारीख में हेल्थ केयर में भारत सबसे बड़ा मार्केट है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस साल हमारा मार्केट कितना रहा? $280 बिलियन, यानी लगभग 21 लाख करोड़। 21 लाख करोड़ इतने सारे पैसों का खर्चा हुआ, और जिसमें से जैसे मैंने कहा कि 70 से 80% खर्चा लोगों ने दिया। आप सोच नहीं सकते कि कोरोना में जो एवरेज बिल है ना, 6-7 दिन का लोगों का हुआ भारत में, वो इतना ज्यादा था कि मुंबई जैसे शहर में जहां सबसे अमीर लोग रहते हैं, वहां भी सिर्फ 1 से 2% ही लोग उसको अदरवाइज अफोर्ड कर पाते नॉर्मली। लेकिन ऑफकोर्स सबने किया यहाँ वहां से अरेंज करके, और हर बीमारी में ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ खर्चा जो होता है, बहुत सारा खर्चा लोग अपने जेब से करते हैं। और यही कारण है कि ये जो मार्केट है जहां प्राइवेट कंपनी आ रही है, अपना बिजनेस कर रही है, वो इतना बढ़ चुका है। 21 लाख करोड़ का इस साल हुआ, और अभी आगे के साल में ये कोरोना को चलते अभी यही जो बिजनेस है, यही व्यापार जो है, ये 372 यानी लगभग 28 लाख करोड़, इतना ये बड़ा ये व्यापार, ये बिजनेस, ये मार्केट होने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर ये मार्केट, हेल्थ केयर का मार्केट बढ़ने वाला अगर कोई देश है तो अपना भारत देश है। सिर्फ ओपीडी का जो मार्केट है ना, ओपीडी 2 लाख करोड़ इतना साल का हम लोग खर्चा करते हैं। जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आता है बाहर से या यहां भी होता है, तो वो भी 2025 तक 12,75,000 करोड़ का इतना बड़ा मार्केट बनने वाला है। सिर्फ हेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की सिर्फ जो बात करें, अभी आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे होता है ये सब, ये टेक्नोलॉजी को लेके भी 1,60,000 करोड़ का मार्केट ये एक्सपेक्ट किया है। तो इस तरह से ये मार्केट इस तरह से डेवलप हो रहा है कि हमारा जो एफडीआई है, बाहर से इतना पैसा आ रहा है, इतनी सारी कंपनी इसमें निवेश कर रही है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, और बहुत सारे लोग यहाँ से वहां से करके खर्चा कर रहे हैं प्राइवेट इसमें। तो बहुत सारा पैसा भी बाहर से आ रहा है, निवेश हो रहा है और ये सेक्टर बढ़ रहा है। तो ये थी पूरी परिस्थिति कि क्या हेल्थ केयर सिस्टम में आज के तारीख में हो रहा है। लेकिन कुछ हेल्थ के रिलेटेड, यानी स्वास्थ्य के रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे देश में सिचुएशन क्या है। देखिए, एक तो बात तो ऐसा है कि सिचुएशन जानने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का हमारे देश में क्या पोजीशन है और बाकी के देश में उसकी क्या परिस्थिति है। मैं जो डॉक्टर हूं, डॉक्टर श्याम गोलोक, तो मैं बायोफ्यूल में मैंने कुछ थीसिस की है। मैं डॉक्टरेट नहीं हूं, मैं एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर हूं, मैंने एमबीबीएस किया है। तो अगर मुझे हर बीमारी के बारे में आपको बताना है तो आगे हर एक साल में 52 यानी 52 हफ्ते होते। तो मुझे अगले साल में 2022 में अगर मैं सोचूं कि मुझे सिर्फ हेल्थ के बारे में पढ़ना है, आपको बताना है, आपको सेशंस लेने हैं, तो पूरे साल भर में मैं आपको ले सकता हूं कि हर बीमारी में उस बीमारी का कारण क्या है, कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसी छोटी छोटी चीजें इस सब चीजों को बदल दे सकती है। तो लेकिन मैं यहाँ अभी आज के सेशन में आपको कुछ थोड़ी सी बीमारियां बताना चाहूंगा, ऐसी बीमारियां जो एक्चुअली हम लोगों ने कंट्रोल करनी चाहिए। जो कंट्रोल करने के लिए जो चीज होनी चाहिए वो सब हमारे पास है, दवाई, मैन पावर, जो आपको चाहिए, 3M, वो सब कुछ है अपने पास। पैसे भी है पर्याप्त, मैन पावर भी है, हमारे गवर्नमेंट में पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था है, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे खराब पोजीशन अपनी है। और वैसा ही पहला जो बीमारी है वो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। दुनिया में जितने भी मरीज है इस टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के, 27% मरीज ये अपने देश में है। जबकि इस बीमारी को लेके पूरी तरह से उपचार पद्धति अच्छी तरह से डेवलप्ड है,
पूरी तरह से दवाई पर्याप्त है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ है, फिर भी इतने पीछे हम लोग हैं। अनीमिया, अनीमिया यानी खून की कमी। देखो खून कंपलसरी है आपके बदन के हर पार्ट की, अगर डेवलपमेंट, अगर उसका विकास होना है तो उसके लिए खून जरूरी है, क्योंकि खून अगर जाएगा, उसमें रक्त पेशी होते हैं, उससे ऑक्सीजन मिलता है पेशी को और ऑक्सीजन से काम करता है। और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं, उसके साथ अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ, आपके मेंदू के लिए भी ऑक्सीजन लगता है। अगर ये खून आपको ना मिले, इस खून में जो पर्याप्त ऐसी वो रक्त पेशी ना हो, तो वो पेशियों को खून नहीं मिलेगा और आपकी आपकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ इन खून की कमी कितनी ज्यादा है? खून की कमी के इसमें अगर हम लोग देखें 180 जो देश है उसमें से हमारा नंबर है 170वां। सिर्फ 10 ऐसे देश है जो हमसे अपने नीचे है। इतने पीछे हम लोग अनीमिया में है, जबकि इस बीमारी को ठीक करने वाली सभी चीजें अपने पास है। इस अनीमिया की वजह से जो बच्चे जिनकी उतनी हाइट नहीं बढ़ती, उनकी जितना प्रोग्रेस होना चाहिए, जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसे सबसे ज्यादा बच्चे दुनिया के हमारे पास है। ऐसे बच्चों के अगर हम लोग रैंकिंग ले तो दुनिया के 132 ऐसे देश है जिनमें ये सब है, और उसमें से अपना नंबर 114वां है। अंडर 5 साल के कम उम्र के बच्चे जिनकी ऐसे विकास नहीं हो रहा है, जिनकी लर्निंग भी ठीक से नहीं हो रही बिकॉज अनीमिया है, ऐसे 130 देशों में अपना नंबर 120वां है दोस्तों। और ये सबकी शुरुआत होती है हमारी महिला लड़कियों की सेहत से। आप सोच नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों में कितनी बड़े लेवल पे अनीमिया है। आज की तारीख में भी सभी महिलाओं, अगर आप देखोगे नॉर्मल जो सब महिला आपको दिखाई देती है, 53 महिलाओं में खून की कमी है। रैंडमली ये हमेशा बार बार ये सर्वे होता है, एकदम एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। यहां तक के जो महिलाएं गर्भवती होती है, पेट से होती है, तो हम लोग उनको ढूंढ ढूंढ के उनको ये खून बढ़ाने की दवाई देती है, दवाई देते हैं हम लोग, आयरन की टैबलेट्स देते हैं, विटामिन का कॉम्प्लेक्स देते हैं, और उनको बोलते हैं कंपल्सरी खाओ। इतना करने के बाद भी हमारे यहाँ 50% गर्भवती महिलाओं में खून की बहुत ज्यादा कमी है। और ये गर्भवती महिला यानी खुद एक व्यक्ति नहीं होती, तो उनके पेट में भविष्य होता है, बच्चे होते हैं। तो जब ये अनीमिया होता है, जब ये प्रॉब्लम होता है, तो उनको ही नहीं होता, उन बच्चों को भी होता है। और इसीलिए इसी का कारण है कि दुनिया में सबसे कम वेट वजन वाले बच्चे जब पैदा होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज उनको कहते हैं, तो उनमें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में 5वें स्थान पे है, सबसे वर्स्ट हम लोग। यानी हमारे पीछे तो सिर्फ 4 लोग हैं, येमेन, सूडान, पाकिस्तान, मॉरिटेनिया, ये 4 देश है। बाकी के सभी देशों में बच्चों की जो परिस्थिति अपने से बेहतर है। तो आप सोच सकते हैं। और जब कोई बच्चा कम वजन का पैदा होता है, पूरी जिंदगी भर उसको झेलना पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इलनेसेस चालू होते हैं, बिहेवियर, लर्निंग, कॉन्फिडेंस। ये जो समाज में जब बच्चे से पढ़ते हैं, बड़े होते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे नहीं होता, हमको लगता है क्या है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते वो शुरुआत वहां हुई थी, माँ के पेट में दोस्तों। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। ब्रेस्ट फीडिंग, अभी ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध बच्चे के लिए इतना जरूरी होता है कि सबसे बेस्ट वैक्सीन अगर हमारे बच्चे के लिए कोई है, वैक्सीन ना सबसे बेस्ट, और बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट, वो है माँ का दूध। कैसे भी आपकी डिलीवरी हो, आई मीन सीजर हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, 1 घंटे में उसको माँ का दूध मिलना चाहिए। और पहले 6 महीने WHO बोलता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, पहले 6 महीने तो आपने कब सिर्फ दूध देना चाहिए, माँ का दूध देना चाहिए, पानी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे को चाहे ना वो सब माँ के दूध से उसको मिलने वाला है। और वो अगर आपको देंगे तो उसके साथ इतने सारे उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व उसको मिलेंगे कि कई सारी बीमारियां तो उसको होगी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सेरेलैक कंपनी आती है बाहर की, वो इतना सारा नेस्ले ये वो सब इतना सारा मार्केटिंग कर रही है कि यहाँ 2, 2.5, 3 महीने हुए कि नहीं कि वो अपना चालू होता है बाहर के फीड्स, और लोगों को पता ही नहीं।
पता ही नहीं कि हमारे यहाँ 50% से भी ज्यादा जो बच्चे हैं वो माँ का दूध वो पूरे टाइम पे नहीं लेते, और उसके वजह से लगभग 1 लाख बच्चे ये अनीमिया, ये जो डायरिया है यानी जुलाब होते हैं, सांस की न्यूमोनिया होते हैं, इसके वजह से मरते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी ये सबसे अहम ऐसा इंडिकेटर है। हमारे यहाँ जो 1000 बच्चों का जन्म होता है उसके पीछे 28.7 इतने इन्फेंट यानी 1 साल से कम ऐसे बच्चे, ये बच्चे बीमारियों की वजह से जूझ के मरते हैं। और ये भी रेट हमारा 47 है, यानी हमसे ज्यादा दुनिया के 150 देश है जो हमसे बेहतर है। वैक्सीन प्रिवेंटिव डिसीजेस, दोस्तों हमारे यहाँ एक इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है। जब बच्चा कोई जन्मता है तो उसको लेके कोई वैक्सीन का एक प्रोग्राम होता है, आपको मालूम होगा ये। और ये वैक्सीन का प्रोग्राम ये है कि जो 9 ऐसे जो बीमारियां है उससे बचाता है, डिप्थेरिया, टेटानस, पोलियो, रूबेला, मिजल्स, टीबी, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस। और ये इसके पर्याप्त इम्यूनाइजेशन वैक्सीन अपने यहाँ होते हैं, ओके, वो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ परिस्थिति ऐसी है, सिर्फ 65% इम्यूनाइजेशन होते हैं, यानी 65% जो बच्चे उनको ही ये इम्यूनाइजेशन मिलता है। परसेंट उसको 100% बढ़ाया और हर चाइल्ड को, हर बच्चे को ये सेवा दे। लेकिन एक और चीज है, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स यानी क्या? तो बच्चों का जो फूड है, न्यूट्रिशन है, उसके बारे में क्या लेवल है, क्या स्वास्थ्य का लेवल है हमारे यहाँ। और 3 चीजें देखते हैं यहाँ। पहली बात तो क्या बच्चों को पर्याप्त खाना, न्यूट्रिशन मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या खाना खाने और न्यूट्रिशन के न मिलने की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हुई है, स्टंटेड है। और तीसरा, इस माल न्यूट्रिशन की वजह से कितने बच्चों की मौतें होती है। ये तीनों का अगर आप कंबाइन करेंगे तो हमारा नंबर शर्मनाक है, शर्मनाक। हम लोग अभी 101 ऐसे स्थान के ऊपर है। हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हमारे जो बाजू की जो कंट्रीज है उसके भी पीछे है। दोस्तों, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज यानी किसी आजार है कि कोई बीमारी है, उस बीमारी को टैकल करने का एक इंडेक्स है जिसको ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज ऐसे बोलते हैं। 195 जो कंट्रीज है उसमें से हमारा नंबर 154 है। इसका मतलब क्या, मैं आपको बोलता हूँ। डिसीज को टैकल करना यानी क्या? अभी ये जो टीबी हमने देखा, टीबी में कैसा होता है कि आपको दवाई 9 महीना लेनी पड़ती है, लेकिन वो टीबी की दवाई आपने जैसे चालू की 7 दिन में आपको एकदम अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आप 100% परफेक्टली अच्छे हुए, अभी कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो आप बहुत बार आप नहीं लेते, लेकिन वो अगर आपको टीबी हुआ है तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड स्वास्थ्य केंद्र में होता है। फिर भी वो जाके वो करना, ये सब करना, ये टैकल में हम लोग बहुत पीछे हैं। ताकि वो थोड़ा 2% जो उसमें जो कीटाणु रहते हैं वो वैसे ही चल रहे रहते हैं, उसकी वजह से बाकी के लोगों को भी टीबी होता है और खुद को भी बहुत बड़ा टीबी होता है। दोस्तों, इसके अलावा रोड सेफ्टी, अभी पूरी दुनिया के जितने भी व्हीकल्स है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब ले 1% भारत में है, 1% व्हीकल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने भी रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की मौतें होती है उसमें से 11% मौतें ये अपने देश में होती है। 1% गाड़ियां और 11% एक्सीडेंट्स, और उसमें से 40% जो लोग मरते हैं ना वो 2 व्हीलर पे मरते हैं, 2 व्हीलर और थोड़े से 3 व्हीलर पे मरते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज, इसको भी रोका जा सकता है। ये भी ऐसी चीज है इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। बेड अवेलेबिलिटी, हमारे यहाँ हर 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 5 बेड अवेलेबल है हॉस्पिटल में, और ये इसमें हमारा जो रैंक है वो 155 है। लेकिन इसके आगे जाके, ये तो रही फिजिकल हेल्थ की बात, ओके, फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य। एक जो चीज है वो है मानसिक स्वास्थ्य, और ये इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है
कि अपने अपने यहाँ जो लोग रहते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य सबसे अच्छा हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जापान 1945 यानी 1945 के बाद जापान पूरी तरह से राख हो गया था। यानी जापान के ऊपर वो अणुबॉम्ब डाले, उसके उसके बाद ही वो युद्ध बंद हुआ था। इतना बड़ा नुकसान जापान का हुआ था पूरी तरह से। हमें भी आजादी मिली 1947। तो दोनों की शुरुआत ज्यादा हुई, लेकिन वहां लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटालिटी, वो इतनी जबरदस्त। और मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में सबसे बड़ा अगर नुकसान अंग्रेजों ने कुछ किया ना, वो हमारी मेंटालिटी उन्होंने खराब करके रखी। बस मैं कहता हूं कि अगर ये डेवलपमेंट के विकास के बीच में कुछ है ना, वो है सिर्फ हमारी मेंटालिटी, बाकी कुछ सब कुछ अपने पास है। तो वहां देखिए कि जापान ने वैसी शुरुआत करके, राख से शुरुआत करके आज पूरी दुनिया में वो नंबर 1 है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक, और जिसमें हमें बहुत आगे जाना है। क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी सुसाइड्स, खुदकुशियां होती है, 17% से ज्यादा खुदकुशी वो भारत में होती है। हर दिन 418 सुसाइड्स हो रहे हैं भारत में। पूरे दुनिया में जितने भी महिलाओं के सुसाइड्स होते हैं, 40% सुसाइड्स ये अपने देश में होते हैं। और सबसे भयानक बात तो स्टूडेंट्स में हाईएस्ट नंबर है अपना। सबसे ज्यादा विद्यार्थी सुसाइड अपने देश में करते हैं। हर दिन 28 बच्चे, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। 15 साल से लेके 29 साल, ये जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो साल होते हैं, ये जो टाइम होता है कि ये बच्चे अगर ये फोकस करे, ये स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी फोकस करे, तो इस राष्ट्र को कहां लेके जा सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा सुसाइड कर, यहां बच्चों को लगता है कि यार वो एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें 2 घंटे में मुझे करना चाहिए, ये 3 घंटे में जो पढ़ाई, ये जो मेरे एग्जाम है उसमें मैंने अच्छा नहीं किया, अगर उसमें मैंने बेस्ट करना चाहिए, अगर उसमें मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद, अगर मैंने आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद, अगर मैं इंजीनियर नहीं बना तो मेरी जिंदगी बर्बाद, मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरी जिंदगी बर्बाद, यूपीएससी एमपीएससी में अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बस, और कुछ जिंदगी में है ही नहीं। वो कोटा, जो राजस्थान का कोटा है, वहां पिछले साल 57 जो विद्यार्थी है, ऐसे ही इसमें उन्होंने सुसाइड किया। मुझे तो लगता है इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है ये एंटरप्रेन्योरशिप। अभी आप देख रहे हैं किस तरह के प्रॉब्लम, संकट, चुनौतियां का हम लोग सामना करते हैं और वो करके दिखाते हैं। शायद इन बच्चों के सामने ना अभी ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करना जरूरी है, उनको दिखाना जरूरी है कि आप क्यों वहां ये सब कर रहे हो। अपने ही गांव में जाके अगर 1 एकड़ में से हम लोग 2 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं, तो क्या जरूरत है बाकी का कुछ करने की, और क्या जरूरत इतना टेंशन लेने की। ये अच्छे एग्जाम्पल क्रिएट करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें इंपॉर्टेंटली कम करना है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, ये भी बहुत मेजर सोशल इशू है, जहां सब लोग मिलके अगर करें तो ये काम आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी जो चीजें देखो मैंने आपको जो बताई ना, ये जो बीमारियां हमने बताई, ये बीमारियां ऐसी है, ये कंडीशन हमारी ऐसी है ना कि जो कंडीशन साफ करने के लिए, अच्छा करने के लिए अपने पास पर्याप्त सब कुछ है, लोग है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ चीज की कमी है जो करनी है। और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये बाकी के सभी के स्वास्थ्य अच्छे नहीं, इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमारा नंबर बहुत पीछे है। 156 देशों में हमारा नंबर 144 इतना है। यानी आपके देश में लोग कितने खुश हैं। जब तक लोग खुश नहीं रहेंगे तब तक हम लोग वो अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अपने गांव को बढ़ाने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे लेके जाने के लिए। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स यानी एक्चुअल डेवलपमेंट इंडेक्स है दोस्तों। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बारे में सभी लोग बातें बोलते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इसमें पिछले साल भी हमारा नंबर था 131, और इस साल भी अगर हमारा नंबर देखोगे तो आप हमारा 131 है। 189 देशों में से हम लोग 131वें स्थान पे है। लेकिन इसके भी कुछ केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सभी जगह ऐसी परिस्थिति है, यानी जो भी मैंने आपको बताया सभी बीमारियों के बारे में, सब चीजों के बारे में, सभी राज्यों में समान परिस्थिति बिल्कुल नहीं। आप केरला को देखिए, अगर 100 अंक है अच्छी हेल्थ के लिए तो केरला के अंक है 82, 83, 85%, जबकि हमारे राज्य कुछ ऐसे भी है कि जिनको 30% भी नहीं है।
अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो पूरे देश का 30 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1000 जो बर्थ होते हैं, 1000 जो डिलीवरी होती है, उसमें से 30 बच्चे 1 साल के कम उम्र में गुजरते हैं। तो पूरे भारत में जो एवरेज है वो 30 है। कई सारे राज्यों में 40 से भी ज्यादा है, लेकिन केरला में सिर्फ 6 है। अमेरिका में भी 6 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी प्रसूति के दौरान अगर किसी माँ की मौत हो जाती है, ये जो रेट है 1 लाख के पीछे, हमारे देश का जो एवरेज है वो 122 है, लेकिन केरला का सिर्फ 42 है। अनीमिया जो हमने डिस्कस किया, बहुत कम अनीमिया है केरला में, और उसकी अनीमिया की बहुत कम ग्रोथ हो रही है, वो भी केरला में। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी 5 साल के कितने बच्चे उनकी मौत होती है, तो वो परसेंटेज हमारे यहाँ 32.6 है, और केरला का यही सिर्फ 11 है। लेकिन पूरे देश का 32 है, केरला का सिर्फ 11 है, जो 11 यूरोप और बाकी के देश के जैसा है। तो क्यों केरला कैसे बेस्ट है? यानी जो हम लोग करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जिनके तरफ देखते हैं कि जो ऐसा करना चाहिए, जिस अमेरिका, यूरोप और बाकी के देशों को सेम इंडिकेटर्स आज केरला में। लेकिन क्या आपको पता है केरला का इनकम हमारे राज्य में सबसे कम है, हमारे देश में सबसे कम है। कितने सारे ऐसे राज्य है कि जिनके यहाँ केरला का प्रति व्यक्ति इनकम बहुत ज्यादा है और केरला का बहुत कम है, और केरला का बहुत कम इनकम है फिर भी हेल्थ, स्वास्थ्य इनका इतना अच्छा है। कैसे? तो रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण है कि लिटरेसी रेट। वहां जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है पूरे हमारे देश में, जो बाकी के किसी भी यूरोप, चाइना से उनके बराबर है। एजुकेशन बहुत अच्छा ख्याल केरला में एजुकेशन का होता है, चाहे आप उच्च जाति के हो, नीच जाति को, किसी भी धर्म के हो, सभी को एजुकेशन बहुत अच्छी पर्याप्त रूप में अवेलेबल है। हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं और बहुत ज्यादा आयुर्वेदा फॉलो करते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग, ये उनकी उपचार पद्धति तो पूरी दुनिया में फेमस है, और बहुत सारे लोग केरला में सिर्फ ये उपचार पद्धति के लिए आते हैं। और यही नहीं, केरला ने अपने यहाँ जो स्वास्थ्य के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी उसका भी बहुत बड़ा ख्याल रखा है, बावजूद इसके कि उनका इनकम बहुत कम है। लगभग 2700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज सिर्फ केरला में है। क्या आप सोच सकते हैं? 330 बेड्स, यानी हमारे यहाँ जो एवरेज है पूरे देश का वो है 1 लाख लोगों के पीछे 50 बेड्स। हमने अभी देखा 10,000 के लिए 5, तो 1 लाख के लिए 50, और यहाँ 1 लाख के लिए 330 बेड्स है। बेस्ट सेक्स रेशो यानी क्या कि 1000 आदमी के पीछे कितने औरत है, 1000 आदमी के पीछे कितने औरत है। तो पूरे राज्य में सभी जगह 1000 के पीछे थोड़े से कम ऐसे औरत है, यानी औरतें हमेशा 900 के इसमें कुछ है, कम है, थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। केरला एकमेव ऐसा राज्य है कि जहां आदमी से ज्यादा महिलाएं हैं, बेस्ट सेक्स रेशियो है। और चंडीगढ़ जिसका इनकम वन ऑफ द बेस्ट इनकम है प्रति व्यक्ति जो पूरे हमारे देश में, उसमें ये सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। क्या कारण है? और इसका एक ही कारण है, महिलाओं का सक्षमीकरण। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े समाज सुधारक होके गए, बहुत बड़े, बहुत आदरणीय, जिनका नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने मिलकर अपने पूरे देश में महिलाओं का पहला स्कूल चालू किया। महिलाओं का उन्होंने तब बोला था, पूरे राष्ट्र को संदेश दिया कि देखो, अगर कोई आदमी पढ़ता है तो सिर्फ खुद के लिए पढ़ता है, वो सिर्फ वही शिक्षित होता है, लेकिन अगर कोई लड़की पढ़ती है ना, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पढ़ाती है। और यही काम किया केरला ने। अगर आप माँ की, उस महिला की सिर्फ उसका केयर करो, उसका ख्याल रखो, वो पूरे आपके परिवार का, आपके समाज का ख्याल रखते हैं, और यही केरला ने करके दिखाया। तो दोस्तों, ये सोल्यूशन क्या है? क्या है सोल्यूशन? कि अगर हमें हमारे देश के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करना है, हम जिस गांव में रह रहे, जिस तहसील में रह रहे, अगर हमें वहां सुजलाम सुफलाम करना है, वहां के रिसोर्सेज को बेटर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लोगों का स्वास्थ्य करना, उनको खुश करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें पहले तो कुछ चीज समझनी पड़ेगी, यानी कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद करने पड़ेंगे।
और वो पहला प्रिंसिपल ये है कि आपके शरीर का पोटेंशियल क्या है ये आप नहीं जानते। अमर्याद है, अमर्याद। आपके पास सभी तरह के पॉसिबिलिटीज है। अगर आप चाहोगे तो कोई भी बीमारी नहीं है जो बीमारी आपका कुछ भी बिगाड़ पाए। हम लोग देख रहे हैं अभी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इतना हाहाकार मचा है। अब ये ओमाइक्रॉन और ये सभी बीमारियां कितने दिनों से रही, ये सभी वायरल बीमारियां। वायरल यानी क्या? वायरस वो सेल्फ लिमिटिंग वायरस ये ऑर्गेनिज्म होता है। उसको कोई दवाई नहीं, कोई दवाई करनी ही नहीं पड़ती, कुछ नहीं। अगर आप एडमिट भी हो गए तो भी आपको सिम्टोमेटिक दवा मिलती है कि आपको बुखार आया तो क्रोसिन लो, बस। तो कोई दवाई नहीं है। दवाई क्या है? तो आप अपने शरीर का ख्याल रखो, क्योंकि शरीर में पर्याप्त ताकत है, वो अपने आप इस वायरस को भगा देगी। यही होता है कोरोना में, यही करते हैं सब लोग। बाकी कुछ ऐसी दवा नहीं है, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हम अगर हर दिन अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें तो कोई भी वायरस क्यों ना आए, हमें डरने की जरूरत नहीं। इतना पोटेंशियल हमारे पास है, इतनी इम्यूनिटी अपने पास है, इतना शारीरिक स्तर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी आज की जो भी प्रॉब्लम्स, आई मीन हमने हेल्थ इंडिकेटर्स देखे, मैंने तो कुछ ही दिखाए आपको। ऐसे कितने सारे हेल्थ इंडिकेटर में हम लोग कितने पीछे हैं, लेकिन ये 90% पूरा हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। केरला ने करके दिखाया है। वैसे पूरे देश का हम लोग कर सकते, जो अभी आज की तारीख में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो कुछ अवेलेबल है ना, बस उसके साथ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये सभी परिस्थिति आज हम लोग बदल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि बच्चा बीमार हो रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है, तो न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन आनी चाहिए। अरे क्यों वैक्सीन? इसके लिए वैक्सीन, उसके लिए, अरे क्यों वैक्सीन? पहले उसकी जो क्षमता है उसको तो अच्छी तरह से डेवलप करो। अपनी जो गर्भवती महिला, उसको तो पहले ख्याल रखो। उसके पहले जो बच्चे लड़कियां है, वो लड़कियों को तो पहले उनका ख्याल रखो। उनके बदन में क्या है, कैसे, वो तो देखो। आप कोई बीमारी हो रही है, उसकी दवाई आपके बाजू में मिल रही, फिर भी आप नहीं जाते, कुछ करते नहीं। सिंपल सिंपल चीजें। मैं मलेरिया के ऊपर एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूं, डेंगू मलेरिया क्यों हो रहा है और कितने आसानी से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अवेयरनेस की जरूरत है। और यही देखो, इसका एक ही तरीका है, एक ही वे है इस सॉल्यूशन का, और वो है लोग, कम्युनिटी। आप सब लोग इकट्ठा आएंगे ना, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आज हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे समाज में, हमारे देश में, जिसको हम मिटा नहीं सकते। ये एमपीओ जो कम्युनिटी हम लोगों ने तैयार की है, जो हर तहसील में हम लोग 10,000 15,000 लोग अपने मेंबर बनाए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बिजनेस के लिए किया है हम लोगों ने? ऑफकोर्स बिजनेस के लिए तो उसका फायदा होने ही वाला है, वो करेंगे ही। हर फैमिली में एक अच्छा इनकम तो देंगे ही हम लोग। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जो आप सोच भी नहीं सकते, जो पूरी तरह से बदल सकती। अगर ये इतने सब लोग इकट्ठा आए एक मंच के ऊपर, हर एक तहसील में 10,000 लोग एक अच्छी चीज के लिए खड़े रहे, तो कोई भी चीज नहीं। आर्थिक परिस्थिति तो हमने देखी कि किस तरह से हम लोग उसको बेहतर करने वाले हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति स्वास्थ्य के बारे में, ये भी कितनी चेंज कर सकते हैं हम लोग, दोस्तों। लेकिन उसका एक तरीका है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ तो करना पड़ेगा सैटरडे सेशन। कितना इंपॉर्टेंट सैटरडे सेशन। ये लोग है, सबको लगता भी है कि मुझे मेरा अच्छा हो, मुझे मेरी इनकम बढ़े, या मेरे प्रॉब्लम दूर हो, या मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरे बच्चों का पॉजिटिवनेस, मनोधैर्य अच्छा हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो। लेकिन ये बताने के लिए कोई तो चाहिए ना, इनको अवेयर करने के लिए कोई चाहिए। आप ये सैटरडे सेशन क्यों मैं बोलता हूं हमेशा कि आप लोग, मैं तो कम से कम एक जगह पे बैठ के पूरे अभी देश के जो हमारे उद्योजक है उनके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में हर हफ्ते एक ही जगह पे, एक ही समय पे, अगर हर हफ्ते आप एक आधे घंटे का, 1 घंटे का, अगर कोई भी ऐसा विषय जो अपने गांव के लिए जरूरी है, अगर उसके लिए काम कर रहे हो, तो सोचिए वो आप किस तरह का बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में कम लोग आए,
2 4 5 लोगों से शुरुआत हो, लेकिन ऐसा समझिए कि हर हफ्ते अगर आप ये कर रहे हो तो 6 महीने में कितना इंपॉर्टेंट बदलाव आप ला सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें हैं। गांव में जो भी बीमारी का, जो भी स्वास्थ्य के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है ना, छोटी छोटी चीजें जिसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है जब लोग इकट्ठा के काम करें। और यही उद्देश्य है इस सैटरडे सेशन का। और यही इसमें सबसे क्रूशियल रोल अगर किसका है तो वह एमवीपी का। दोस्तों, ग्राम पंचायत उसको फोकस करके पहले उसको हमें अच्छी तरह से डेवलप करना है। आप सभी एमवीपी जो काम कर रहे हो, आप सिर्फ इस सैटरडे सेशन के ऊपर फोकस करो। बिजनेस करना ही है हमको, लेकिन ये करो, क्योंकि हर ग्राम पंचायत अगर अच्छा रहेगा तो उससे हम लोग अच्छा एक तहसील बनाएंगे, और तहसील को अगर हम लोग बेहतर बनाएंगे तो पूरे देश को हम लोग बदलेंगे। और बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं, बिजनेस का भी मैक्सिमम पोटेंशियल आपको बिजनेस का करना है, तो भी आपको ये सैटरडे सेशन करने, तभी आप उसके लिए भी आपको इस स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, और तभी जाके हम लोग फिर से अपने सुजलाम सुफलाम भारत को बना सकते हैं। जाते जाते मैं एक स्टोरी, एक पर्सन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे हैप्पी, सबसे खुश आदमी कौन है। अगर आप गूगल करोगे, ढूंढोगे, तो आपको इनका नाम दिखाई देगा, जिनका नाम है मैथ्यू रिकार्ड। 69 साल के ये हैं, फ्रांस से है, लेकिन अभी वो लद्दाख में रहते हैं, बौद्ध भिक्खु बन गए हैं। तो वो दुनिया के सबसे खुश ऐसे व्यक्ति हैं। कैसे कैसे उन्होंने पता लगाया, तो एक जो एक्सपेरिमेंट किया, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के ऊपर 259 लगभग इंडिकेटर्स थे, उनको लगाए थे, और अलग अलग टाइप का उनको उनके बॉडी में स्ट्रेस तैयार किया, लेकिन हर सिचुएशन में वो हमेशा काम, शांत और आनंदी उन्होंने देखा। और दुनिया में सबसे खुश आनंदी ऐसा करके उनको नाम दिया है। ये बहुत सारी जगह पे लेक्चर भी देते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनको जाके बताते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको लेक्चर्स देते हैं। तो सभी जगह उनको पूछा जाता है कि कैसे खुश रहते हैं आप, क्या तरीका है कि जिससे आप इतने खुश होते हैं रहते हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या आंसर दिया होगा उन्होंने ये बताया होगा कि इतने घंटे आप मेडिटेशन करो, इतना घंटे आप बैठो एक जगह पे फिर आप खुश होंगे? नहीं, वो बोले आप कभी भी सिर्फ 15 मिनट पे खुश हो सकते हो। और कैसे? तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ परोपकार से। आप दूसरों के लिए अच्छा काम करो, बस यही तरीका है। अगर आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो ना, तो लोगों के लिए, दूसरों के लिए अच्छा काम करना सीखो। और यही सबसे बेस्ट, सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है आप खुश होने का। क्योंकि जितनी खुशी उसको होगी ना, उससे बहुत ज्यादा खुशी आपको होगी। और सोचिए एमसीएल में हम लोग क्या कर रहे हैं। एमसीएल में देखो, एमसीएल में हम लोग एनजीओ नहीं चला रहे, हम लोग एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस को लेके, पैसे को लेके आपके जितने भी ड्रीम्स है वो हम लोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं अपने ग्राम पंचायत में इस तरह से बिजनेस डेवलप करूं, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, या बाकी कुछ होना चाहिए, वो तो होगा क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं हम। लेकिन सोचिए उसके साथ जब हजारों लोगों को आपके वजह से रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों के कई सारे प्रॉब्लम दूर होंगे, हम लोग जो मिलकर पैसे कमाएंगे, उस पे से जो पैसे हम लोग खर्च करेंगे लोगों के लिए, उससे स्कूल, स्वास्थ्य, कितनी चीजें हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और वो करने के बाद जो खुशी मिलेगी ना हमें, उसके सामने पैसे भी से भूल जाएंगे आप, इतने खुश होंगे आप। वो जितने खुश होंगे उससे ज्यादा खुश हम लोग होंगे। तो दोस्तों, मैं यही आशा करता हूं कि जिस तरीके से आपने इस साल में जबरदस्त काम किया, वैसे ही आज इस साल का आखिरी दिन है, कल से हम लोग एक नए साल में जा रहे हैं, तो नए साल में भी ऐसे बहुत ज्यादा से ज्यादा खुशियां हम लोग लोगों को दें, उनको उनकी खुशियों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें। और जिस तरह से आप अपने हर गांव में, तहसील में काम करें, इसी काम को और अगले स्तर पर लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर। और एक बार श्याम सर ने बताया कि कैसे हम लोग आगे चल के भारत की पूरी चिकित्सा प्रणाली को, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को हम कैसे जड़ से इंप्रूव करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि हमें भी अल्ट्रुइज्म में विश्वास रखते हैं कि हम लोगों को खुश देख के, लोगों के चेहरे पे खुशी रख के ही हम लोग खुद खुश हो सकते हैं। ये एमसीएल का मूल मंत्र है। गुड मॉर्निंग एमसीएल, and very good morning for all the largest people across the nation,
listening to this Friday national webinar. जी हाँ, आज श्याम सर के अंदर का डॉक्टर भी जाग गया है। जी हाँ, MCL डॉक्टरों ने बनाई है, इंजीनियर्स ने बनाई है, पर शायद पहली बार एक डॉक्टर श्याम गोलब सर ने एज अ डॉक्टर जिनको खुद को भारत के सबसे प्रभावशाली, भारत सबसे बड़े केईएम रुग्णालय से, केईएम इंस्टीट्यूट से, मुंबई से श्याम सर का मेडिकल डिग्री है, और वहीं से तो इतना बड़ा कॉलेज से डिग्री लेने के बाद और भारत में भी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बट पहली बार उन्होंने ओपन फोरम पे आके इस तरह से इंडियन हेल्थ केयर को हम कैसे गैल्वेनाइज करेंगे, और उसके लिए हम कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो अगर कोई कहेगा कि डॉक्टर श्याम सर और यादव इन्होंने मेडिकल सीट एक जाके बर्बाद किया, तो ऐसा नहीं है। ये मेडिकल सीट में जाके शायद डॉक्टर श्याम के नेतृत्व में हम एक अलग तरह की चिकित्सा क्रांति भी यहाँ पे लाएंगे। यस, यही MCL का वादा है, और इसके लिए ही आप देख रहे हैं कि कैसे श्याम सर ने हमें आज पूरी चिकित्सा प्रणाली का ब्यौरा दिया, और साथ में हमें बताया कि कैसे हमारे MVP मॉडल, हमारा चैनल पार्टनर मॉडल, हमारे गांव-गांव के सेंटर एक्सलेंस जो बनने वाले हैं, वो किस तरह से पूरी भारतीय चिकित्सा प्रणाली को आमूलाग्र बदल परिवर्तित करेगी। जी हाँ, यही हमारा वादा है श्याम सर। ये जो आज सोच आपने दी है, ये सोच को हम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच श्याम सर अगेन, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम अगेन। एंड यस, हम सब मिलके MCL क्रांति को एक नए साल में लेके जा रहे हैं। जिन्होंने लास्ट 20 सालों से इस नींव को आगे रखा है, उसको आने वाले शतक में भी रखा जाएगा। तो मैं सब लोगों को, MCL परिवार को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। इस कोरोना पैंडेमिक ने हमें हेल्थ का इंपॉर्टेंस बता दिया है, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, और इसी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हम प्रतिबद्ध है। तो सारे MCL चैनल पार्टनर्स, MCL MVP ओनर्स, MCA BDAs, सीनियर BDAs, प्राइम BDAs, हमारा MCL एडमिन and entire MCL family, and yes, importantly all the farmers believing in MCL, सबको नए साल की शुभकामनाएं। और यस, मैं और एक बार कहना चाहूंगा कि आप सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Lavesh sir, and it was really inspiring. And thank you very much, प्राची मैडम। आपने जो इस 2022 के लिए जो सपना हमें दिया है, वो है 1000 नए प्रोजेक्ट्स हमें इस साल में शुरू करने, और हमारे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। जरूर हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग अस, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर, जिन्होंने आज हमें बताया कि तरक्की पाना ही सब कुछ नहीं, लेकिन तरक्की पाने के बाद उसे एंजॉय करना, उसका अनुभव लेना भी बहुत जरूरी है। और ये सारी बातें अगर हमें करनी होगी, तो हमें हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हम कर पाए, तो ही जाकर हम हमारा देश, हमारा भारत देश सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, एंड तभी हमारे देश का हर नागरिक खुश होगा। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच श्याम सर, आपने जिस प्रकार से MVP का महत्व बताया और भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने का रास्ता दिखाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज यहाँ उपस्थित सभी प्राइम BDA चैनल पार्टनर्स, MVP, MPO और सभी हमारे स्टेक होल्डर्स का, हमारी एडमिन टीम का, हमारी टेक्निकल टीम का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग आज यहाँ पर उपस्थित रहे। दोस्तों, अब चंद ही कुछ घंटे बचे हैं हमारा नया साल शुरू होने में। नए साल की नई शुरुआत, नई उमंग, नई उम्मीदें, नए सपने, नए वादे और नए लक्ष्य और नए जोश के साथ हम करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर नए साल के पहले दिन अगर आपने कुछ अच्छा काम किया और कुछ अच्छे लोगों के साथ में पहला दिन अगर आपने बिताया, तो पूरा साल अच्छा जाता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग नए साल के पहले दिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाते हैं। और हमारे लिए
MCL परिवार के लिए ये सब कुछ हमारे ये फ्राइडे सेमिनार है जहां पर आप लोग आज उपस्थित है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने आज की उपस्थिति लगाई। तो इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं यही दुआ करूंगा कि आप सबको ढेर सारी खुशियां और सफलता मिले, ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और आने वाले नए साल के लिए मैं आप लोगों को फिर एक बार ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट यहां पर यह घोषित करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।